Hassan Nasrallah, the leader of the terrorist army Hezbollah, was killed by Israel Defense Forces. साल से मिशन जारी था। बीस साल से कोई पीछा कर रहा था। बीस साल से तैयारी चल रही थी। 20 साल से इंतजार हो रहा था। इजराइल, नसरल्लाह और हिजबुल्लाह पर बड़ा खुलासा। कैसे 10 दिनों में तबाह हुआ हिजबुल्लाह। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। दुनिया में इस वक्त युद्ध का एक और मोर्चा खुल चुका है। इजराइल अब हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग के मैदान में है। जाहिर है आप कई सवालों के जवाब जानना चाहते होंगे। मसलन आज युद्ध के इस मोर्चे पर क्या हो रहा है, नसरल्लाह के बाद कौन हिजबुल्लाह को संभालेगा, और ये भी कि जमीन को फोड़कर आखिर नसरल्लाह तक कैसे पहुंच गया इजराइल। सवाल ये भी है कि नसरल्लाह के किसी भेदिए ने उसका खेल तो नहीं बिगाड़ दिया। एक एक करके आपको सारे सवालों के जवाब देंगे और इन सारे सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। इजराइल के हमले में जिस तरह से हिजबुल्लाह की कमर टूटी है, एक फ्रांसीसी अखबार के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि किसी ईरानी जासूस ने हमले से पहले इजराइल को नसरल्लाह के ठिकाने के बारे में जानकारी दे दी थी। ये बेहद चौंकाने वाला खुलासा है, क्योंकि ईरान न सिर्फ हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है, बल्कि उसने हिजबुल्लाह को खड़ा करने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब हिजबुल्लाह के सामने ये चुनौती है कि उसके संगठन में
दुश्मन की जो घुसपैठ हुई है उसे कैसे रोका जाए। हिजबुल्लाह मानता है कि इसी घुसपैठ ने इजराइल को मौका दिया है कि वो हिजबुल्लाह के हथियार भंडारों को नष्ट करने से लेकर उसके सीनियर लीडर्स की हत्या तक की कार्रवाई को अंजाम दे। 2006 के दूसरे लेबनान युद्ध के बाद से ही नसरल्लाह सार्वजनिक तौर पर कम नजर आता था। पिछले दिनों लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोट के बाद तो वो और भी अलर्ट हो गया। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि नसरल्लाह की हत्या इस बात की ओर इशारा है कि हिजबुल्लाह के अंदर इजराइल के मुखबिरों की घुसपैठ हो चुकी है। इजराइल का दावा है कि उसने दक्षिणी बेरूत में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के नीचे हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर पर लड़ाकू विमानों से दर्जनों बंकर बस्टिंग बम गिराकर नसरल्लाह पर हमला किया। एक्सपर्ट मानते हैं कि यह हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा झटका और बड़ी खुफिया नाकामी थी। इजराइल को पता चल गया था कि नसरल्लाह बैठक कर रहा है और दूसरे कमांडरों से मिल रहा है। इजराइल ऐसा मौका नहीं देगा कि ये दोबारा से रीग्रुप हो पाए आसानी से। आइडियोलॉजी तो नहीं खत्म होती, लेकिन ये है कि इतना प्रेशर इजराइल बना देगा। इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है इस वक्त, उसको सब पता चल जाता है कौन मिलिटेंट कहाँ मूव कर रहा है। ये उसको अमेरिका से ये बराबर इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती रहती है, अमेरिका करता रहता है। जो उनके सैटेलाइट्स हैं वो वहाँ पे जो ये टेक्नोलॉजी उन सैटेलाइट के माध्यम से वो ज़मीन के अंदर तक देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या है। हिजबुल्लाह को उन्हें मालूम था जब वो वहाँ पे पहुँचे और वो मीटिंग करने वाले थे, और वो उन इजराइल के पास वो भी बॉम्ब्स हैं ऐसे जो ज़मीन के अंदर 20 मीटर और 30-25 मीटर और 40 मीटर अंदर जाके बर्स्ट करते हैं। उसी में से एक बंकर बस्टर बॉम्ब जो था उसका इस्तेमाल करके न केवल वो बिल्डिंग गिरी बगैर आसपास की दसियों बिल्डिंग गिर गई। कई सौ लोग अभी भी मलबे में दबे हुए। आईडीएफ ने कहा भी था कि सेना को रियल टाइम जानकारी मिली थी कि नसरल्लाह और दूसरे कमांडर इकट्ठा हो रहे हैं। Hassan Nasrallah, the leader of the terrorist army Hezbollah, was killed by आतंकवादी सेना हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह को आईडीएफ ने खत्म कर दिया है। वो हिजबुल्लाह के केंद्रीय मुख्यालय में था और दशकों से इजराइल के लोगों के खिलाफ और भी बड़े हमलों की योजना बना रहा था। हिजबुल्लाह हसन नसरल्लाह के नेतृत्व में निर्दोष लोगों पर अनगिनत हमले कर चुका है। हसन नसरल्लाह के हाथों में हजारों पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, इजरायलियों, यहूदियों, दुनिया भर के यहूदियों, लेबनानियों, अमेरिकियों, ब्रिटिश, फ्रांसीसियों, सीरियाई और मध्य पूर्व और उसके परे अनगिनत पीड़ितों का खून था। countless victims across the Middle East and beyond. कि मोसाद एक बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट एजेंसी है। उसने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्लीपर सेल की मदद से पता लगाया कि हसन नसरुल्लाह कौन सी बिल्डिंग में और कब मीटिंग करेंगे, और उसके बाद उसने F-35 एयरक्राफ्ट जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं जिसकी खबर रडार नहीं दे सकते लेबनान के, उसको इस्तेमाल किया, और जो बंकर बस्टर हैं उनका भी इस्तेमाल किया कि जो 30 मीटर से ज्यादा अंदर घुस के भी अंडरग्राउंड एक प्रकार डिस्ट्रॉय कर सकते। तो सच्चाई यह है, बहुत सोची समझी साजिश के तहत इजराइल ने अपनी इंट एजेंसी से हसन नसरुल्लाह को लोकेट किया। इजराइल ने ये कभी नहीं बताया कि जानकारी उसे कैसे मिली, लेकिन ये जरूर कहा कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमलों की योजना बनाने के लिए बैठक कर रहा था। तो इजराइल की खुफिया एजेंसी किस तरह से काम करती है ये उसकी एक नज़ीर है। लेकिन इस बीच लेबनान में इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। राजधानी बेरूत में भी हमले हुए हैं। 8 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ उसके बाद से ये लेबनान की राजधानी पर पहला बड़ा हमला है। इस बीच एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि इजराइल के 20 साल पहले ही इजराइल ने
इस हमले की यानी कि हिजबुल्लाह पर स्ट्राइक की तैयारी शुरू कर दी थी। ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल की सेना के 3 अधिकारियों पर नसरल्लाह की लोकेशन के बारे में पुख्ता जानकारी थी और ये जानकारी उन्हें 1 महीने पहले दे दी गई थी। ये रिपोर्ट देखिए। लेबनान के आसमान में जो तस्वीरें दिख रही हैं, उनसे साफ है कि दुनिया में युद्ध का एक और मोर्चा खुल चुका है। इसका अंत कब होगा कह नहीं सकते। बेरूत में एक इजरायली एयर स्ट्राइक में पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के 3 सदस्य मारे गए। ये हमला बेरूत के अल कोला क्षेत्र में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर हुआ। हमले के बाद घायलों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस पहुंची और मौके पर लेबनानी सेना को भी तैनात किया गया। ये तब है जबकि घनी आबादी वाले अल कोला इलाके में इजरायली हवाई हमलों से बचने के लिए विस्थापित लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लेकिन सवाल उठता है कि इजराइल ने जिस तरह से हमला किया, क्या ये वर्षों पुरानी तैयारी के बाद हुआ है? इजरायली सेना दावा कर रही है कि उसने हिजबुल्लाह के सभी सीनियर कमांडरों को मार गिराया है। तो सवाल ये है कि आखिर इजराइल ने हिजबुल्लाह के सुरक्षा तंत्र को नाकाम कैसे कर दिया? रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि नसरल्लाह और हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमले से पहले इजराइल ने 30 साल हिजबुल्लाह की जासूसी में बिताए हैं। खबरों के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को ही हमले की अनुमति दे दी थी। ध्यान देने की बात यह है कि हमला उस वक्त हुआ जब नेतन्याहू न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दे रहे थे। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट का कहना है, ऐसा लगता है कि इजराइल में इस योजना पर कई वर्षों से काम किया गया होगा और इसे कई स्तरों पर अंजाम दिया गया होगा। इजरायली सेना के 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने भी द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार को बताया कि वो नसरल्लाह की लोकेशन के बारे में महीनों से जानते थे। रॉयटर्स के मुताबिक 17 सितंबर के पेजर धमाकों के बाद से हिजबुल्लाह नेता बहुत सतर्क हो गए थे, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि इजराइल अब उनके नजदीक पहुंच रहा है। यहां तक कि हिजबुल्लाह नेताओं ने अपने कमांडरों की अंतिम यात्रा में भी भाग नहीं लिया। तो ऑपरेशन 20 साल बाद यानी कि 20 साल तक हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरल्लाह का इजराइल पीछा करता रहा। उसकी एजेंसी मोसाद लगातार काम करती रही और इस 20 साल के ऑपरेशन का नतीजा क्या हुआ कि नसरल्लाह अपने ही मुख्यालय में मारा गया। तब मारा गया जब कमांडरों के साथ अपने वो बैठक करने जा रहा था, क्योंकि उसको इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा करनी थी। हिजबुल्लाह में अब किसका टाइम है ये हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने मोर्चा खोल रखा है उसके बाद लगातार नसरल्लाह और उसके करीबी लोगों की एक के बाद एक मौत होती जा रही है। देखिए, अली कराकी ये भी मारा गया नसरल्लाह के बाद, फवाद शुक्र ये भी मारा गया, इब्राहिम अकील ये भी मारा गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि हिजबुल्लाह में अब किसका नंबर है? नईम कासिम ये नंबर 2 है। ये हिजबुल्लाह के नेटवर्क में जो सूरा काउंसिल है उसमें नंबर 2 है, यानी कि डिप्टी है
नसरल्ला के बाद नईम कासिम का नाम आता है और उसके बाद देखिए किस किस का नाम है। हाशिम सैफुद्दीन एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसका ये सदस्य है। इब्राहिम अमीन पॉलिटिकल काउंसिल का सदस्य है और मोहम्मद राद संसदीय ब्लॉक का प्रमुख है। तो अगर हम बात करें नईम कासिम के बाद हाशिम सैफुद्दीन, इब्राहिम अमीन और मोहम्मद राद, ये वो लोग हैं जो इस ग्रुप में एक के बाद एक हायरार्की में नीचे की तरफ आते हैं। तो ये जो ऑपरेशन 20 साल बाद जिसका नतीजा आया, तो उसके बाद अब किसका नसरल्ला के बाद टाइम आएगा वो हमने आपको बताया। इजराइल के बारे में पहले ये कहा जाता था कि वो 3H से घिरा हुआ है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो अपने मिशन 3H को निपटाने के करीब पहुंच गया है। लेकिन ये 3H क्या है? इस 3H में पहला H है हमास, दूसरे H का मतलब है हिजबुल्लाह और यहां तीसरे H का मतलब हुआ हूती। पहले H यानी हमास का क्या हुआ? ये पिछले अक्टूबर के बाद से लगातार देखा जा रहा है और अब नया मोर्चा खुल गया है दूसरे H यानी हिजबुल्लाह के खिलाफ। इजराइल किस तरह से अपने हमले का जो दायरा है वो बढ़ाता जा रहा है, ये हम मैप के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करेंगे। इजराइल जो है वो लेबनान पर हमले तो कर ही रहा था, दक्षिणी लेबनान में कर रहा था, इसके अलावा बेरूत के दक्षिणी इलाके में कर रहा था, लेकिन पहली बार उसने बेरूत, मध्य बेरूत में जो है वो हमला किया है और यहाँ एक रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाकर हमला किया गया। इसमें शुरुआती तौर पर 2 लोगों के मारे जाने की खबर आई, 16 के घायल होने की खबर आई। बाद में मृतकों की तादाद जो है वो बढ़ी। मिल रही जानकारी के मुताबिक मारे गए लोगों में एक अल जमा अल इस्लामिया का सदस्य है। अल जमा अल इस्लामिया जो है एक सुन्नी राजनीतिक और सैन्य गुट है जो हिजबुल्लाह शिया मिलिशिया के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि इसका अभी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे संघर्ष में कोई खास भूमिका सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी इस पर हमला किया गया है। और इसी हमले से जुड़ी एक और जो रिपोर्ट है वो बताती है कि निशाने पर हिजबुल्लाह, हमास या फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के सदस्य नहीं बल्कि पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन यानी PFLP के जो 3 कमांडर थे वो थे और उनकी भी जो मौत है इस हमले में हुई है। हालांकि ये गुट भी मौजूदा लड़ाई में बहुत अधिक सक्रिय नहीं है, लेकिन 1990 के दशक में इजराइल के खिलाफ गतिविधियों में शामिल था और शायद यही वजह है कि उसको निशाना बनाया गया है। पहले H यानी हमास के विरुद्ध लड़ते हुए इजराइल को लगा कि दूसरा H यानी हिजबुल्लाह भी उसके लिए खतरा है, क्योंकि वो हमास को समर्थन दे रहा है। जबकि तीसरा H यानी हूती के बारे में इजराइल ये मानता है कि वो यमन में रहकर उसके विरुद्ध साजिश कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने समंदर के रास्ते इजराइल को निशाना बनाने का प्रयास भी किया, इसलिए इनके बारे में जानना भी जरूरी है। इसलिए बात करते हैं 3H के तीसरे H यानी हूती की। बेरूत से चलते हैं, लेबनान से चलते हैं यमन, जहां पर कि इजराइल ने हमला दागा है और ये जो हमला है पावर स्टेशन और पोर्ट को निशाना बनाकर किया गया है। बंदरगाह शहर हुदैदा पर हमले के बाद जो आग और धुएं का बड़ा गुबार जो है वो देखने को मिला। यहाँ बिजली चली गई और साथ ही लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। लाल इशा जो है वो दूसरा शहर है जहाँ पर हमला किया गया और इससे इन जगहों पे जो है वो बिजली की समस्या जो है पैदा हुई। इजराइल का कहना है कि वो हूती के ऐसे ठिकानों को निशाना बना रहा है जहाँ ईरान से हथियार की सप्लाई होती है, खासतौर पर बंदरगाह पर सप्लाई होती है और इसलिए इस जगह को निशाना बनाया गया है।
तो क्या माना जाए, इजराइल रुकेगा या अभी और बढ़ेगा? देखो, इसमें कोई शक नहीं, अभी तो कुछ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये सच्चाई है कि जो मिलिट्री एम हैं इजराइल के दो हैं। एक तो जो 70 से 80 हजार जो इजरायली नॉर्थ इजराइल से पलायन कर गए हैं, क्योंकि उनके ऊपर बम्बार्डमेंट हो रही थी सदर्न लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह का, तो उनको वापस बसाना है। और उनको जब ही वापस बचाया जा सकता है जब एक बफर जोन बनता है और हिजबुल्लाह को पीछे धकेला जाता है करीब करीब 70 से 80 किलोमीटर साउथ लेबनान से सेंट्रल लेबनान की तरफ। और वो तभी हो सकता है जब कोई ग्राउंड ऑफेंसिव इजराइल करेगा और लेबनान के अंदर घुस के जो हिजबुल्लाह है उसको एक प्रकार खत्म करेगा और पीछे धकेलेगा। तो इसका मतलब ये सच्चाई है कि जो पैरा मिलिट्री एम है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, उसको उसने पूरा करना है। उसने हो सकता है कि आने वाले समय में जो इजराइल ग्राउंड इन्वेजन करेगा, क्योंकि जब तक वो 70-80 हजार जो सिटीजन उनके नॉर्थ इजराइल से पिलान कर गए हैं तक तक वापस नहीं आता, वो नहीं रुकने वाला। मिडिल ईस्ट में इस वक्त युद्ध के 2 मोर्चे खुल चुके हैं। जाहिर है दुनिया चिंता में है। आशंका ये भी है कि अगर शांति स्थापित नहीं हुई तो दूसरे देश भी युद्ध के मैदान में कूद जाएंगे। खबर पक्की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अदानी समूह की एक बड़ी मुहिम की आपको खबर बता देते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कार्बन कम करने और ग्रीन विकास को बढ़ावा देने की मुहिम में अदानी समूह की एक अहम भूमिका अदा करने जा रहा है। उसकी तारीफ की है अदानी समूह की 3 कंपनियों, अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और अंबुजा सीमेंट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मुहिम ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर से जुड़ गए हैं। तीनों ने यहाँ मिलकर अदानी मुद्रा क्लस्टर बनाया है और इसने इस पहल में एक बड़ा लक्ष्य भी हासिल करने का मकसद रखा है। इस पहल का मकसद है 2050 तक कार्बन का इस्तेमाल घटाना, ताकि जो कार्बन पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा मुद्रा पोर्ट में आधुनिक सोलर मॉड्यूल और वायु टरबाइन का इस्तेमाल बढ़ाना, ताकि इससे भी कार्बन एमिशन थोड़ा कम होता है और घट जाता है। इसके अलावा अदानी जो समूह है उसके SEZ 2025 तक सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने का जो लक्ष्य है उसके लिए कटिबद्ध है। ये भी यहाँ पर ये साबित होता है। 2040 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य हासिल करना मकसद है इस पूरे समूह का। तो ये जो बड़ी बातें थीं, जिसकी तारीफ जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने की है, वो भी हमने आपके सामने रखी है। और अब आगे है एक खास वीडियो।